इस वक्त मुल्क की सियासत में हलचल बरपा है और जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से जमा कराई गई है, अपोजिशन मुसलसल ये दावा करती रही कि एक बड़ी तादाद हुकूमती अराकीन की अपोजिशन से राब्ते में है, जो कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में उनका साथ देगी। हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद की जाती रही, लेकिन अब बिल्ली शायद थैले से बाहर आ चुकी है और सिंध हाउस, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि यरगमाल बनाया गया अपोजिशन की तरफ से, उन अराकीन का अपना मौक़िफ़ भी एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाज़रीन तक ले आया है, जिसमें से अक्सरियत का यह कहना है कि वो अपनी मर्जी से सिंध हाउस में मौजूद हैं, सेफ हाउस में मौजूद हैं, क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस पर जब हमला किया गया तो हमें खदशा था कि हमें भी उठाया जा सकता है और रायशुमारी में हमें हिस्सा लेने से रोका जा सकता है। मंसूर साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन सकता हूं जुनैद। जी, मंसूर साहब, सवाल यही है कि जब हालिया इंटरव्यू में हमने देखा, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म की आमद पर हम तवक्को कर रहे थे, तहरीक अदम एतमाद पर बात होगी, किसी ने गुफ्तगू नहीं की, चाय पी और वो चले गए। इसी तरह की सूरत हाल MQM ऑफिस में भी हुई। तो जब कोई बात नहीं करेगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, तो इत्तेहादियों भी इस सूरत हाल से बेखबर रहेंगे और जो अपने अराकीन नाराज हैं उन्हें भी मनाने के लिए कोई पहल नहीं कर पाएगा और फिर इसी तरह से धमकियां सामने आ रही हैं। जब बात कोई नहीं करेगा तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो कभी भी इस किस्म की सियासत के हक में नहीं रहे जहां पे उनको थोड़ा सा बेंड होना पड़े। सियासत तो बेसिकली मिलने मिलाने का नाम होता है। कुछ आप अपनी बात सुनाते हैं, कुछ अगले की सुनते हैं, बीच में कोई रास्ता निकलता है और उसके बाद आप किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा जिस किस्म की सियासत की है, अब आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, वो जैसे भी है, वो यही है कि मैं जो कह रहा हूँ, जो मैंने दिमाग में सोच लिया है, बात उसी तरह ही होगी, वरना नहीं होगी। उनके चाहने वालों को, उनके सपोर्टरों को, वोटरों को इमरान खान साहब की बात बहुत पसंद है, लेकिन जो उनके नाकदीन है वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जिद है, ये जिद के अंदर जिद के साथ सियासत नहीं हो सकती। और परवेज इलाही साहब ने भी काफी हद तक इसका जिक्र भी किया अपने इंटरव्यूज में। तो इमरान खान साहब को ये जो सिचुएशन नजर आ रही थी, हमेशा जो नाराज लोग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि पिछले एक महीने के अंदर कोई नाराजगियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। पिछले कई महीनों से हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नूर आलम खान हो गए, नदीम अफजल चंद हो गए, और भी कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए। वो बार बार जिक्र करते रहे कि हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। नूर आलम खान की बल्कि वजीर आजम से मुलाकात हो भी चुकी है, इनको बुलाया भी गया था, इनकी मुलाकात भी हुई थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि मुझे अपने हल्के के लिए जितना डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और लोग मेरे हल्के के अंदर जो है इंटरफेयर करते हैं। इस तरह के सारे मसाइल हुए, लेकिन पैसा हमने कभी नहीं देखा कि वजीर आजम खुद उठ के जो है वो उन लोगों के पास गए हों। लेकिन अब ये करना पड़ रहा है। अब MQM के जो दफ्तर हैं वो बहादुराबाद में, वहां पे भी वो गए। अभी GDA के वक्त से मिलने के लिए, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा से मिलने के लिए, उनके पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी गए उनसे मिलने के लिए। तो हालात तब्दील हुए हैं, लेकिन जो सूरत हाल जहां तक पहुंच चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये बात कहते हैं कि शायद अब बहुत देर हो गई है, ये सारा कुछ बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब को ये लगता था कि सिचुएशन मेरे हाथ में ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन गालबन आज के जो इंटरव्यूज हैं, ये सिर्फ इमरान खान साहब के अपने लिए शौक नहीं है, बल्कि उनके बाकी ऐसे लोग, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक कई ऐसे लोग थे अभी भी जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए थे, जो सोच रहे थे कि PTI को छोड़ें या ना छोड़ें, इनके खिलाफ वोट दें या ना दें। लेकिन शायद मेरे ख्याल में आज की नंबर गेम देख के और ये इंटरव्यूज देख के उनको भी काफी हद तक आइडिया हो गया कि शायद हमें अपना फैसला करना पड़ेगा। आमिर साहब, आप इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे कि अभी वे आउट क्या क्या है? क्या किस तरह से इस परेशानी से, इस मुश्किलात के भंवर से हुकूमत निकल सकती है? क्योंकि इत्तेहादियों ने भी अभी तक फैसला नहीं किया, ऐलान नहीं किया। ऐलान होने में यकीनन चंद दिन लग सकते हैं। अभी किस तरह से मनाया जाए? देखें, बात यह है कि फैसला तो वोटिंग के दिन ही होगा कि उस दिन जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सामने खड़े होंगे। लेकिन बजायर हालात हुकूमत के अगेंस्ट जा रहे हैं वफाकी हुकूमत, क्योंकि इत्तेहादी काबीना में भी शामिल हैं और प्राइम मिनिस्टर पिछले 4 हफ्तों से काबीना की मीटिंग भी नहीं कर सक रहे, क्योंकि इतनी बुरी तरह इसके अंदर वो फंस चुके हैं कि जो सियासत अब आई है। और प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो किसी जमाने में परवेज खटक के खिलाफ होने वाले लोगों के खिलाफ अकड़ गए थे कि उठ के चले जाओ यहाँ, और अब सबकी तरफ जाना पड़ रहा है। आप देखें, परवेज इलाही के घर जब चौधरी शुजात की अयादत के लिए प्राइम मिनिस्टर गए तो 30 में से 25 मिनट उन्होंने प्यूटन के ऊपर गुफ्तगू की कि वो कैसा आदमी है, वो कैसे आया, आगे क्या गया। और फवाद चौधरी ने कहा कि हमने टिकर देखे थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया, तो उन्होंने कहा हम फौरन चौधरी शुजात के देश के लिए चलते हैं। और उठते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, देखें चौधरी साहब, आज 18 साल बाद शहबाज साहब को आपकी याद आई। इन्होंने कोई बात नहीं। फिर मैंने आपको बताया है कि जब मुनस इलाही मिलने गए तो उनको पार्टी में आने की ऑफर करी, और जब चीमा साहब गए थे
तो उनसे बात हुई तो उनको उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मशवरा दिया कि आपके अपनी पार्टी के लोग नहीं संभल रहे, उन्हें संभाल रहे, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, 7-8 लोग हैं, जबकि उनको तादाद का इल्म था, लेकिन उन्होंने 7-8 का कहा कि मैं जो है ना इन सबको सॉर्ट आउट कर। तो वो जब सुन के आए हैं तारिक बशीर चीमा और चौधरी परवेज इलाही के सामने सारी गुफ्तगू, फिर जो इनको नैब नोटिस 3.5 साल से चल रहे हैं, हाई कोर्ट से केस खत्म हो गया, उसके बावजूद नई लेटर्स लिखे जा रहे थे, तो ये वो चीजें हैं जिसने इत्तेहादियों को, अब एमक्यूएम का आप देख लें कि 3.5 साल के बाद जब बादराबाद जाएंगे और आपने कराची शहर से वोट भी सबसे ज्यादा लिए, जाहिर है एमक्यूएम वहाँ की बड़ी पार्टी थी, उसके बाद आप बड़ी पार्टी बने, ना आपने अपने लोगों के लिए किया, ना एमक्यूएम जो इत्तेहादी जमात जिसके साथ वोट बहरहाल आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बड़ी वैल्यूएबल है, तो उन सब आपको वो बार बार पीटते रहे। आपने 1100 अरब रुपए का पैकेज का अनाउंस किया, आप बता दें आपने उनमें से कितने पैसे रिलीज किए। ये वो सारी चीजें हैं जो इत्तेहादियों को दूर लेती चली, और जीडीए के बेशक लोग मिल रहे हैं आपसे, उसके अंदर भी दरार मौजूद है, और पीर पगाड़ा साहब ने वाज़ेह तौर पे तरीके के साथ इनकार किया कराची में प्राइम मिनिस्टर से। इस दफा जब प्राइम मिनिस्टर गए, वो जाना चाह रहे थे पीर पगाड़ा के पास, तो वो नहीं मिले। तो ये वो सारी चीजें हैं जिन्होंने ये इकट्ठा कर दिया कि एक तरफ इत्तेहादी भी नाला थे, उनको भी रास्ता चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था, वो भी बन गया, और जो अपने थे पार्टी के लोग जो तंग भी थे, जिन पे पर्चे हो रहे थे उनके सीनियर्स पे, क्योंकि देखे ना जहांगीर तरीन और अलीम खान इन दोनों के जहाज दौड़े, ये सारे दौड़े, सारे आजाद अरकान को लेके आए, क्योंकि उस वक्त तो पीएमएलएन जो पंजाब में आजाद थे उनसे राब्ता भी नहीं कर रही, और वो सारे के सारे उन सबको ला के पंजाब हुकूमत बनवा दी गई। वरना अगर उस वक्त पीएमएलएन आज की तरह भाग रही होती तो फिर हुकूमत पंजाब की उस वक्त बननी भी नहीं। लेकिन उस वक्त के हालात में और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क आ चुका होगा। प्राइम मिनिस्टर अपनी तबीयत में कैसी तब्दीली लाएंगे, कहाँ बैठेंगे, किसके पास जाके बैठेंगे, बैठ भी चुके हो शायद जाके, लेकिन वो मामला बन नहीं रहा बनता। बहुत मामला आपके ख्याल में नहीं बन रहा। मंसूर साहब, कप्तान हमेशा कहते हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी यही पैगाम देते हैं। इस बार तो ओपोजिशन भी लगता है कि डटी हुई है, उसने तहिया कर लिया है इस हुकूमत को भेजने का। तो अगर खुदा ना खास्ता तसादुम की सूरत हाल बनती है, जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मेरे ख्याल में ये इसमें चौधरी शुजात साहब का जो एक बयान आया था कल, उसमें मेरे ख्याल में बड़ी उन्होंने अक्लमंदी की बात की, और वो यही थी कि दोनों साइड्स को जो है इस बात का एहसास करने की जरूरत है कि किसी की भी जान और माल जो है वो पाकिस्तानी सियासत से बढ़ के नहीं है। और जिस तरह से इस वक्त की सियासत चल रही है, मेरे ख्याल में खुदा न खास्ता इसका कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो फाइट है, ये जो भी झगड़ा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये जो भी गेम प्लानिंग हो रही है, ये एक कुर्सी की खातिर हो रही है। और जिस तरह दोनों साइड्स ने अपने जलसों का ऐलान किया है, मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि हमने 25 तारीख को वहां पे इकट्ठे होना है, उठना कब है ये हम फैसला करेंगे। 27 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी अपनी कॉल दे चुकी है। तो जो कुछ भी हो रहा है, इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को हो सकता है। मेरे ख्याल में होश के लाखों लेने की जरूरत है वजीर आजम के लिए अगर ये सिचुएशन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी जो अपने चंद सोर्सेस से बात होती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, ये सिचुएशन वो जानते थे, क्योंकि ये जितने एमएनए आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, इन लोगों से राब्ता कई दिनों से नहीं हो रहा था, और ये बड़ी कोशिश की जा रही थी इनको ट्रेस किया जाए, लेकिन इनसे वाकई राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो इमरान खान साहब को इस सिचुएशन का पता लग चुका था कि हमारे लोग कुछ गायब हुए हैं, और हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो रहे। और उनको इस बात का इसीलिए शक हो चुका था कि हो सकता है कि हमारी नंबर गेम जो है वो खराब हो जाए। इसके बाद ये जब से पिछले 24 घंटे से ये बात आना शुरू हुई कि जी सिंध हाउस के अंदर जो है ये एमएनए रखे हुए हैं और वहां पे जो है सबको इकट्ठा किया गया है, तो इसके बाद कल शाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुख्तलिफ एंकर पर्सन को फोन किया, और मुझे भी फोन आया, और उन्होंने मुझे कहा कि जी अगर आप आ सकते हैं तो आप तशरीफ ले आइए, ताकि मीडिया को दिखाया जा सके कि कितने लोग हमने वहां पे अंदर रखे हुए हैं, ताकि इमरान खान साहब को भी शौक लग जाए, और वो लोग जो अभी तक फैसला नहीं कर सके वो भी अपना फैसला कर लें, इत्तेहादियों तक भी ये मैसेज पहुंच जाए। जबकि इत्तेहादियों को मेरी इत्तला के मुताबिक इन लोगों की वीडियोस वगैरह दिखा दी गई थी। चौधरी परवेज इलाही ने अपने इंटरव्यू के अंदर इसीलिए कहा कि मैं तो देख के हैरान हो गया जो कुछ मुझे दिखाया गया। तो वो जो दिखाया गया वो दरअसल में इन लोगों की वीडियोस थी, जिनको देख के चौधरी परवेज इलाही को इस बात का अंदाजा हो गया कि बाकी इन लोगों ने अपना होमवर्क किया हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद या तो क्लैश हो सकता है, या फिर ग्रेसफुली इमरान खान साहब खुद ये कहें कि जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर नहीं है मेरे पास, बेशक ना आ रहे, लेकिन मैं किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं हूंगा। अगर कोई मुझे ये समझता है कि मैं वजारत आला दे दूं और इससे मेरी हुकूमत बच जाए, तो इससे बेहतर है कि मैं ना ही करूं। और मैं भी ये बात जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर भी ये नहीं चाहेगा कि इमरान खान साहब इस बात के ऊपर ब्लैकमेल हो। मैं जानता हूं कि शायद वक्ती तौर पे इमरान खान साहब को धचका लगे, वजारत उज़्मा की कुर्सी बेशक हाथ से चली जाए, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान साहब का पलड़ा भारी होगा। सियासत के अंदर लोग यही कहेंगे कि हाँ
इन्होंने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखा नंबर कम हो गए हैं, तहदी छोड़ के जा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि हुकूमत जो है वो छोड़ दी जाए, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को एक सेंसिबल फैसला करना चाहिए। और जब उनको पता लग गया है कि अगर नहीं है उनके पास नंबर और इत्तेहादी भी अगर कोई इस किस्म का ऐलान कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में वोट काउंट की तरफ जाने से बजाय बेहतर है कि इमरान खान साहब उससे पहले खुद ही इस्तीफा दे दें। ठीक है आमिर साहब, आपके ख्याल में अगर दोनों ही अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं, अपोजिशन भी हुकूमत भी, और खुदा ना खास्ता तसादुम होता है, तो क्या उससे जमहूरियत को भी नुकसान पहुंच सकता है? और फिर क्या ये सियासतदान उसकी जिम्मेदारी लेंगे? देखिए जी, सियासतदान सारे सियासतदान है ना, हुकूमत में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचने का तो खतरा तभी होगा ना जब 27 को अगर दोनों आमने सामने आएंगे और कत्लो गारत की तरफ बात जाने का इम्कान अभी से शुरू है। तो फिर तो आपको पता है टीटीपी मैदान में है, इंडिया कभी पीछे हटता नहीं है। तो जरूरी तो नहीं है कि सियासी लोग या वर्कर ही ये काम करेंगे, उनके भेष में आके जो खुश बैठे होते हैं वो ये काम कर सकते हैं। लिहाजा इस सिचुएशन तक तो मामले को किसी सूरत में पहुंचना ही नहीं चाहिए। ये तो सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये अपने अपने जलसे अगर कर रहे हो, अलग अलग जगह पे कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि हुकूमत भी वहां पे करे कि डी चौक में आना है और हिज़्ब इख्तिलाफ भी कहे कि हमने भी डी चौक में आना है। तो तसादुम है वाज़ेह तौर पे। इसके ऊपर बात हो रही है। मुझे बिल्कुल क्लियर है इस मामले पे कि आला तरीन सतह पे इस मामले पे सोच विचार भी जारी है, जिसके नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान 23 से 25 मार्च पे भी गए। तो पहले भी हुआ और उस वक्त जब पार्लिमानी लाजिश पे धावा बोला गया तो सुबह 5 बजे लोगों को रिलीज भी इसलिए कराया गया था कि पूरा मुल्क जैम पैक हो जाना। अब आप देखें कि हुकूमत जब इतने प्रेशर में आई है तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी करने का मतलब था कि 20 रुपए की कमी हुई और जो मुसलसल इजाफा हुआ। अब जो कुछ कमी इंटरनेशनल कीमत में आ रही है उसके असरात 45 दिन बाद आते हैं जब आप खरीदारी के हिसाब से फैसले करते हैं। लेकिन ये भी तो मुल्क की मईशत को ही एक ठीक ठाक किस्म का हो रहा है। आज फार्मास्यूटिकल वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि उनसे 17% जीएसटी जो गवर्नमेंट ने कहा था हम वापस करें, नहीं कर रहे, तो वो 5 दिन बाद हड़ताल या फिर वो कह रहे हैं कि हम पब्लिक पे डाल देंगे। तो गवर्नमेंट जो पैसा सब्सिडी में पेट्रोल की सूरत में दे रही है, दूसरी तरफ से कैच भी रही है, वो दवाई भी तो आम आदमी की पहुंच की है। फंस गए हैं बुरी तरह। ये मुल्क इस सियासत से ज्यादा मईशत में फंसा हुआ है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। क्योंकि जब आप यूरोप अमेरिका की बात बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक स्टांस लेके जी एब्सोल्युटली नॉट है और हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, हम गैर जानिबदार हैं। एक तरफ गैर जानिबदार कुछ और होता है, एक तरफ हम गैर जानिबदार हैं। तो उसके बदले में आम आदमी और पाकिस्तान को बचाना भी तो हुकूमत वक्त का है ना, कि अगर यूरोप और उनकी तरफ से जहाँ हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है और सारी की सारी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो भी अमेरिका और यूरोप को हो रही है, तो पाबंदियों की तरफ भी जा रहे हैं। फेटफ में उन्होंने फिर हमें 3 महीने का कर दिया है। तो यहाँ पे तो बैठ के फैसले कुछ और होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट अपनी हिज़्ब इख्तिलाफ के पीछे से नहीं हटी कि हमने इनको बिल्कुल दबोचना है, इनको अंदर करना है, जो बाहर आ गए हम बाहर अंदर करना है, तो उसका नतीजा ये आज सियासी बोलचाल की सूरत में हमें नजर आ रहा है। और बात रुकती हुई नजर ही नहीं आ रही बल्कि बढ़ती जा रही है। आज जब इल्जामात लगे कि जी पैसे दिए गए हैं तो उन अरकान को सामने लाया गया और बताया गया कि जी हम अपनी मर्जी से आए हुए हैं, सिंध हाउस में ठहरे हुए हैं, कि जाहिर है कि वो सिंध हाउस सिंध गवर्नमेंट का है। अब अगर वहां धावा बोलती है, फेडरल गवर्नमेंट पुलिस को भेजती है, तो फिर एक नया होगा ना शाखसाना कि बेसिकली कि फिर ठीक है कि आप कह रहे हैं कि अगर हम नहीं खेल रहे तो खेलने किसी को भी नहीं दे। ऐसा नहीं होता। आपको चाहिए आप अपने अरकान से बिल्कुल जिस कदर हो सकता है राब्ता करें। कि ये देखें जितने 22 लोग हैं इनमें से कोई 1-2 के अलावा अनजाने नहीं है, वो पुराने नाराज हैं, वो पार्टियां बदलते हुए आए। तो जो खवातीन आई हैं उनका भी चेक थोड़ी देर में आ जाएगा सामने, वो किस वजह से नाराज हुई और क्यों पार्लिमानी सेक्रेटरी जो एजुकेशन की हैं वजीर अकरम वहां क्यों बैठी हुई। तो ये बातें प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत दिनों से आ रही हैं, लेकिन वही अपनी जबिल्लत के मुताबिक वो राब्ता नहीं कर रहे थे, इन लोगों को मना नहीं रहे थे, बल्कि धमकाने के अंदाज में मुख्तलिफ लोगों के बयानात और इस तरह की चीजें उनकी तरफ जा रही थी। उसका नतीजा हम देख लें। अच्छा मंसूर साहब, ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यकीनन आपके इल्म में होगी कि वज़ीर आज़म ने वफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नज़र रखने की हिदायत कर दी है। राब्तों का टास्क भी दे दिया है परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी को। और वज़ीर इत्तलात की जो बयान आया कि हॉर्स ट्रेडिंग आइन की खिलाफ वर्जी, हम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तो ये सारा कुछ करने से ज़्यादा मुश्किल है उन अरकान से खुद रब्ता करके उन्हें मला लेना, और अगर उनके मुतालिबात जायज़ हैं उन पर नज़रसानी कर लेना, उन्हें तस्लीम कर लेना।
नहीं जुनैद साहब, देखिए मेरे ख्याल में बात अब उससे बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। फोन धमकी के साथ अब मामला नहीं चल सकता। ये अब आप यहाँ पे एजेंसियों से क्या करवाएंगे? ये लोग, ये जितने एमएनएस जो ऑलरेडी सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, ये तो अपने फैसले करके बैठे हुए हैं। ये तो एक प्लान के तहत यहाँ पे आए हैं। मेरे पास जो इससे आज से चंद दिन पहले इतला थी, वो तो ये भी थी कि इन लोगों को पहले इंटीरियर सिंध में कहीं पे रखा गया था और उसके बाद जो है यहाँ पे रिसेंटली इस्लामाबाद फिर शिफ्ट किया गया। और जब शिफ्ट किया गया और ये बात खबर जो है बाहर आई, तो फिर पता लग गया कि ये लोग जो है और भी ज्यादा तादाद इनकी यहाँ पे। तो ये सारा कुछ बहुत देर से प्लानिंग के बाद ऑपोजिशन ने किया है। दूसरी बात ये कि अब इन लोगों से मिसाल के तौर पे आप मिलने की कोशिश भी करेंगे या उनको मनाने की भी कोशिश करेंगे, तो हर जगह से ब्लैकमेलिंग हो रही है। अब आप सिर्फ इस वक्त परवेज इलाही साहब ने जो फैसला किया है इमरान खान साहब के लिए, ऑब्वियसली मैं ये बात जानता हूं और आमिर इलियास राणा साहब भी ये बात जानते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का मुतालबा पता नहीं कितनी दफा किया गया है, पार्टी के अपने अंदर से कितनी दफा किया गया है। लोग गए हैं, मिनिस्टर्स गए उनको मनाने के लिए इमरान खान साहब को कि सर बुज़दार को हटाइए। अगर बुज़दार साहब को ना हटाया तो पंजाब हाथ से चला जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब अपनी बात से नहीं हटे। उन्होंने कहा नहीं, उस्मान बुज़दार ही रहेगा, आखिर तक रहेगा, जब तक मेरी मर्जी है यही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस मौके के ऊपर अब जाके अपनी हुकूमत बचाने के लिए जब इमरान खान साहब को अगर ये फैसला करना पड़ता है, तो ये बहुत कड़वा घूंट है जिससे वो ना पहले पीने के लिए तैयार हुए थे और ना अब पीने के लिए तैयार होंगे। और अगर आप आज आपने ये बात मान ली, अगर आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए आज कॉम्प्रोमाइज किया, तो ये कॉम्प्रोमाइज का सिलसिला अगले 1.5 साल जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते ये चलता रहेगा। इसके बाद परवेज इलाही साहब ने जिस तरह का इंटरव्यू दिया और जो कुछ बताया उसके अंदर इमरान खान साहब के बारे में, हुकूमत के बारे में जो बातें आई, उसके हवाले से भी पीटीआई के अंदर बहुत गुस्सा पाया जाता है। हमारी चंद सोर्सेज से जो हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारी आपस में जो गुफ्तगू हुई है, इस बात को ज्यादा पसंद नहीं किया गया कि जिस किस्म की बातें हमारे बारे में आई सामने। तो उसके बाद अब जाके इसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करना, तो कॉम्प्रोमाइज का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जहां पे हम ये समझ रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ पे ला के सिंध हाउस में रख के ऑपोजिशन ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होगा, इन लोगों से वादे नहीं किए होंगे, आपके ख्याल में राजा रियाज या नूर आलम खान इन लोगों से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ अपने उसूलों की बुनियाद के ऊपर ये वोट देने के लिए तैयार हो गए? तो ऐसा नहीं है, इनके साथ भी कोई ना कोई डील हुई है, चाहे वो टिकटों की शक्ल में हो, चाहे किसी और सूरत में हो, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हर सियासतदान अपने अहदाफ सेट करता है, टारगेट सेट करता है। वो टारगेट जब उसको मिलते हैं तभी वो फैसला करता है और उसके बाद इतनी बड़ी जंप लगाने के लिए तैयार होता है जो आज ये सारे एमएनए लगा रहे हैं। तो मैं दोबारा वही कहूंगा कि इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल में अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अभी भी सिर्फ मुझे जो जिस चीज की गुंजाइश है, ये यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि हमारे पास 20 लोग हैं, 22 लोग हैं या 24 लोग हैं, जो भी नंबर है, लेकिन इंटरव्यूज अभी इतने सब लोगों के नहीं हुए, इंटरव्यूज कम लोगों के हुए हैं। तो क्या जानबूझ के उनको छुपाया जा रहा है, सबको नहीं दिखाया जा रहा? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये 20-22 लोगों को इकट्ठे लाइन में भी बिठा के जो है विजुअल्स दिखाए जा सकते थे, वीडियो बनाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है शायद कहीं पे अभी भी कोई गुंजाइश हो जिसके तहत इमरान खान साहब की बचत हो जाए। लेकिन मुझे अब हर गुजरते दिन के साथ ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है मंसूर साहब के वज़ीर आज़म खुद भी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी बारहा कहते हैं कि दोनों सूरतों में तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, नाकाम होती है, वज़ीर आज़म का ही फ़ायदा है। एक सूरत में वो अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे अगर कामयाब हो गए, और अगर ना हुए तो फिर वो सियासी शहीद बन जाएंगे। दोनों सूरतों में फ़ायदा तो वज़ीर आज़म का ही है। इत्तेफाक करते हैं आप? मेरे ख्याल में मैं कुछ हद तक इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अपना नुकसान का जो कोटा है वो कितना रखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे हमने माजी के अंदर भी देखा है कि जैसे ही एक वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटता है, अगर मैं इस सूरत में फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान साहब की बात करूं, अगर वो हट गए यहाँ से, तो उसके बाद एक तो लहर शुरू हो जाएगी, पता लग जाएगा इनके अपने लोग जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, बाउंड्री पे बैठे हुए हैं, कि हम पीटीआई छोड़ें या ना छोड़ें। तो वो अपने फैसला करने में उनको बहुत आसानी हो जाएगी, उनको पता लग जाएगा कि अब हम मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं रह सकते। तो एक तो सबसे पहले उसका नुकसान होगा। फिर अगले इलेक्शन होते हैं, क्या अगले इलेक्शन तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी दोबारा अपनी वो जो फेम है वो वापस ले पाती है या नहीं ले पाती, उसका भी कुछ पता नहीं है। तो वक्ती तौर पे तो नुकसान होगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी सियासत में ये बात फिर रहेगी, ये याद रखा जाएगा कि इमरान खान साहब ने चले अपने असूलों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जबकि वो और बात है कि पिछले 3.5 साल में बहुत सी जगहों पे बहुत से असूलों पे कॉम्प्रोमाइज किया। मैं यही ठीक है मंसूर साहब, जरा वक्त दीजिएगा। सईद